सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक जो है रिवीजन का है वो IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट में जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अब पहले स्टेप पे हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट में हम ये पहचानें कि कोई भी चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है। एक कंपनी अपने सेगमेंट्स को पहचानने से लिखने की तो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है। अब कैसे ये कंपनी पहचानेगी? इसकी तीन चीज़ें हैं जो कंपनी पहचान सकती है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं। पहली चीज़ जो इसकी है वो है कि कंपनी में सलाहियत है अपने रेवेन्यू या फिर अपने एक्सपेंस को जनरेट करने की। कंपनी देखेगी कि सेगमेंट में इतनी सलाहियत है, क्या सेगमेंट जो है वो कैपेबल है कि वो एक्सपेंस और रेवेन्यू जनरेट कर सके, सिर्फ अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू, पूरी कंपनी के नहीं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कंपनी देखेगी कि ये सेगमेंट को के जो डेटा है वो CODM रेगुलरली रिव्यू कर रही है या नहीं। अब CODM क्या चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगा, CODM क्या चीज़ है। तीसरी चीज़ और लास्ट आइडेंटिफिकेशन की, वो ये है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। कंपनी ये देखेगी कि इस सेगमेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में आती है या नहीं आती। अगर आती अवेलेबल है तो ठीक है, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट करवाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं हो तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ क्या होती है? सलाहियत हो एक्सपेंस और रेवेन्यू की। तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या होती है? CODM रिव्यू करे रेगुलरली। और लास्ट चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। ठीक, पहला स्टेप हो गया हमारे क्लियर। दूसरा स्टेप एग्रीगेशन क्राइटेरिया। कंपनी, इसकी एग्जांपल हम देते हैं जैसे यूनिलीवर है। यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट्स हैं? यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यूनिलीवर क्नोर भी बनाती है, यूनिलीवर शैम्पू भी बनाती है। एग्रीगेशन क्राइटेरिया होता है क्या? एग्रीगेशन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि एक जैसी चीजें, एक जैसी चीजों को एक साथ लिखें। ठीक है, उनको अलग अलग ना करें ना। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, FR2 की क्लास है। अब FR2 की क्लास में 30 बच्चे हैं। अब मैं 30 बच्चों को अलग अलग नहीं कहूंगा कि इस क्लास में 30 क्लासेस होती हैं। मैं बोलूंगा कि ये एक ही क्लास है, FR2 की एक ही क्लास है, क्योंकि सारे बच्चे FR2 के बैठे हुए हैं। इसे एग्रीगेशन क्राइटेरिया कहते हैं। इसके रूल है, एग्रीगेशन क्राइटेरिया के 5 रूल है। उन रूल्स, अगर वो एक सेगमेंट वो 5 रूल फॉलो करे, दो सेगमेंट अगर 5 रूल फॉलो करें तो हम उसे कहेंगे कि ये एग्रीगेशन क्राइटेरिया को मीट कर गए। क्राइटेरिया को तो मीट कर गए तो हम उसे एक करके लिखेंगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट एक लिखेंगे। वो रूल्स कौन से हैं तो वो पढ़ते हैं। ये नजर आ रहा है? ठीक, इसमें ये लिखा हुआ है कि 2 or more operating segments may be agreed if the segments are similar in each of the following respect। दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट जो हैं वो उनको एग्रीगेट कर देंगे अगर ये सेगमेंट इन कंडीशंस को फॉलो करे। ये 5 कंडीशंस, कौन सी 5 कंडीशंस हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस उनकी एक होनी चाहिए। हम नैरो वाइज नहीं देखेंगे, ब्रॉड वाइज देखेंगे। पहले ये बात बता दूं मैं, हम उसकी नेचर को ब्रॉड वाइज देखेंगे, नैरो वाइज नहीं देखना नेचर को। उसकी प्रोडक्ट की और सर्विस की नेचर एक जैसी होनी चाहिए। किस तरह से? प्रोडक्ट और सर्विस, साबुन, लाइफ बॉय साबुन है, ठीक है, लाइफ बॉय साबुन एक प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस क्या है? उससे हम नहाते हैं। सेवगार्ड वो भी साबुन है। अब सेवगार्ड और लाइफ बॉय उनके जो है नाम अलग है, मगर उनकी नेचर प्रोडक्ट की और दोनों की सर्विस दोनों की सेम है, तो हम कहेंगे एग्रीगेट क्राइटेरिया है। ठीक है, साबुन के नाम अलग है, दोनों के काम एक जैसे, उससे हमने नहाना ही है, जिस्म को धोना ही है। दूसरी चीज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का दोनों का सेम है, दोनों साबुनों का। अगर हम नैरो वाइज देखें तो हम बोलेंगे नहीं जी, उस सेफगार्ड में जो है उसने जो है
जर्म्स के खिलाफ लगाया है, डिटोल के खिलाफ उसने, डिटोल में जो है उसने जर्म्स के खिलाफ ऐसे कोई केमिकल डाले हैं जो कि लाइफ बॉय में नहीं है, तो अलग अलग हो गए। इस तरह हमने नहीं देखना, हम ब्रॉड वाइज देखेंगे। हम बोलेंगे जी नहीं, इस साबुन को भी केमिकल से बनाया है, लाइफ बॉय को, सेफ गार्ड को भी हमने केमिकल से बनाया है, इसको भी शेप देने के लिए हमने जो है इक्विपमेंट यूज किए हैं, उसको भी शेप देने के लिए हमने इक्विपमेंट यूज किए हैं। यानी दोनों के नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो था वो दोनों का हमने कहा सेम है। क्यों? हमने ब्रॉड वाइज देखा। तीसरी जो उसकी कंडीशन है, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कहता है कि उनके एक किस्म के जो है कस्टमर्स हों। जैसे अब लाइफ बॉय को कौन इस्तेमाल करता है, उसके कस्टमर्स कौन है? इंसान है। और सेफ गार्ड को, उसके भी इंसान है। अब ये तो नहीं कि सेफ गार्ड जो जानवर इस्तेमाल करते हैं सेफ गार्ड, इंसान इस्तेमाल करते हैं डिटोल, ऐसा तो कोई नहीं है। दोनों के टाइप ऑफ कस्टमर एक जैसे हैं। तो दोनों के टाइप ऑफ कस्टमर अगर एक जैसे हैं तो हम उसे कहेंगे जी इसने भी तीसरी कंडीशन फॉलो कर ली, मेट कर ली। चौथी कंडीशन इसकी क्या है? कहता है मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विस। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम होना चाहिए दोनों का, दोनों जो है बेचने का तरीका दोनों का एक जैसा होना चाहिए। और चौथा और पांचवा और लास्ट है द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। उसके इन्वायरमेंट की नेचर कैसी है, सेम है नहीं है। जिसमें ये पांच चीजें हुई, समझो उसका उसने एग्रीगेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई मेट कर लिया, तो उसको हम अलग अलग नहीं, उसको हम एक साथ लिखेंगे। अब कौन सी चीजें, अब मेरे साथ अपने अपने घरों में रिवाइज करो। पहली चीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए। तीसरी चीज, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम है। चौथी, द मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विसेज। पांचवी, द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। एक और दफा इसको रिवाइज करो घर में, कौन सी पांच चीजें अभी के अभी इसको याद कर लो, ताकि घर में जाके बाद में इस चीज की ना हो कि जी हमने याद करना है। यहीं से याद करके निकलेंगे ताकि जो है हम सुकून में रहें, बाद में टेंशन नहीं हो जी ये याद कर ले। अभी सी माइंड में बैठा लो पांच चीजें। पहली चीज, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस की नेचर सेम होनी चाहिए। दूसरी, प्रोडक्शन प्रोसेस उनका सेम होना चाहिए। तीसरा, टाइप ऑफ कस्टमर उनके सेम होने चाहिए। चौथा, उनका मेथड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम होना चाहिए। पांचवा, उनकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की नेचर सेम होनी चाहिए। जो पांच कंडीशन मेट करे उसे एग्रीगेशन क्राइटेरिया में डाल देना है। दूसरा मेथड भी हो गया, दूसरा स्टेप भी इसका हो गया। तीसरा स्टेप, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। अब तीसरे स्टेप में क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में भी तीन फर्दर स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके जो तीन फर्दर स्टेप्स हैं उनमें से पहला स्टेप जो इसका है, मैं आपके सवाल लेता हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको सवाल लेता हूँ। ठीक है, इसका जो तीसरा स्टेप है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, उसमें तीन चीजें, एक रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस। ये रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें मैं कह रहा हूँ ना, इसको थोड़ा आप डिफाइन करते हैं। रेवेन्यू का मैं कहता हूँ कि जी 10% लेना है, रेवेन्यू का 10%, एसेट का 10% और प्रॉफिट एंड लॉस का 10%। अब इस पर थोड़ी डिटेल जाएगी, बात लंबी होगी। रेवेन्यू का देखो, दो किस्म के रेवेन्यू होते हैं, एक एक्सटर्नल रेवेन्यू होते हैं, एक इंटरनल रेवेन्यू होते हैं। एक्सटर्नल रेवेन्यू कौन से रेवेन्यू होते हैं ना, एक्सटर्नल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होते हैं जो कंपनी बाहर के लोगों को बेचती है चीज, जो चीज बाहर के लोगों को बेची जाए उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, जैसे कस्टमर्स होते हैं लोकल। और इंटरनल रेवेन्यू अब क्या, अभी आप लोग तो क्या मारोगे इंटरनल रेवेन्यू ये होता है वो होता है वो फलानी चीज होती है, वो नहीं होता। इंटरनल रेवेन्यू जो होता है, इंटरनल रेवेन्यू हम कहते हैं कि कंपनी अपने आप को चीज बेचे। अब आप लोग सोच रहे हो कंपनी अपने आप को चीज कैसे बेचेगी, बहुत सारों के जहन में ये बात आ रही होगी, मगर कंपनी अपने आप को बेचने से मुराद ये है कि वो अपने जो है एसोसिएट्स को बेचेगी, अपने एम्प्लॉयज को दे देगी। अब जैसे यूनिलीवर के एग्जांपल लेते हैं, यूनिलीवर जब कोई प्रोडक्ट बनाती है ना तो ईयर एंड पे अपने एम्प्लॉयज को एज ए गिफ्ट प्रोडक्ट्स दे देती है, साबुन हो गए, फूड्स हो गए, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो रेवेन्यू दोनों का, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों का 10% लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट्स, टोटल एसेट्स कंपनी के उसका 10% लेना है।
फिर थर्ड चीज है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को अलग अलग हम ट्रीट करेंगे। कैसे हम इनको ट्रीट करेंगे? हमने इन दोनों में से हायर लेना है, जिनमें से ज्यादा अमाउंट गई। प्रॉफिट में एक एग्जांपल देता हूँ ना। प्रॉफिट 10 का हुआ, एक सेगमेंट का प्रॉफिट 12 का है, एक सेगमेंट का प्रॉफिट 20 का है, ठीक है। दूसरी तरफ लॉस हुआ, एक सेगमेंट में 5 का 2 का लॉस है, दूसरे में 5 का लॉस है, तीसरे में 9 का लॉस है। अब हम नेगेटिव के साइन को भूल जाओ ना कुछ टाइम के लिए। अब टोटल इनका करो, कितने हुए, इन सब के टोटल को देखना है हमने, ठीक है। इसका 42 बना और इसका 16 बना। अब इन दोनों में से हायर वाला हम लेंगे, जो इन दोनों में से हायर होगा उसका 10% लेंगे। इन दोनों में से हायर कौन है? 42 प्रॉफिट है, 16 लॉस है। 16 में से 42 ज्यादा हायर है, तो हम कहेंगे जी 42 का हम लेंगे कितने परसेंट? 10%। तो 42 का 10% लेंगे। अब 42 का 10% लिया हमने, 4.2 आ गया। इसको चेक कैसे करेंगे ना हम, वो भी चीज बता दो। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का ना, ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये तंग करती है। ये तो 4.2 है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जी हम साइन को इग्नोर करेंगे, लॉस के साइन को भी और प्रॉफिट के साइन को भी। 4.2 हम देखेंगे ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी। प्रॉफिट के चारों जो है 4.2 को मैच कर, हम कहेंगे ये जो है जी सेगमेंट और रिपोर्टिंग सेगमेंट हम नहीं कहेंगे। इसमें देखेंगे, अब इसको इन सब का साइन नेगेटिव का साइन है, मगर मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा हम साइन को इग्नोर करेंगे। 2 जो है वो 4.2 से कम है, ज्यादा नहीं है या उतना नहीं है, मैं बोलूंगा जी ये मैच नहीं किया। 5 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो मैं कहूंगा 2 जो है उसने ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया, बाकी सब ने ये क्राइटेरिया मैच कर लिया। जो इसकी अब फोर्थ स्टेप पर जो 75% जिसको मैं अब रूल कह रहा हूँ, वो रूल जो है वो थोड़ा टफ रूल है। उसको जो है जब मैं शुरू करूंगा उस वक्त मैं डिफाइन करूंगा। बाकी इस रूल में कुछ है तो वो अब मुझे बताओ, इनमें से कोई चीज ना समझ में आई हो, तब तक जो है आप मुझे बताएं कोई चीज समझ आई नहीं आई। ठीक, तो अब तक हमने ये किया। अब इसके बाद जो है हम इसको पढ़ भी लेते हैं।